गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए काफ़ी समय के बाद मैं आपके लिए फिर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मैं आपको आज जैक बोर्ड द्वारा निर्धारित जो सिलेबस है और उसमें जो इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसके यूनिट नंबर 4 का जो चैप्टर है आप देखते हो, चैप्टर नंबर 4 आय का निर्धारण, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। तो आज हम लोग इस चैप्टर पर ही मुख्य रूप से थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आज जैसे इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले जानिए कि समष्टि अर्थशास्त्र है क्या। तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इसे यदि मैं विस्तृत रूप से परिचर्चा में लाऊं तो समष्टि शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के मैक्रो शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस MACROS मैक्रोस शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ जो होता है वो बड़ा होता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की उस शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम किसी अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से जैसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से राइज करता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग इसका आंसर लिखते हैं कि अर्थशास्त्र की संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो किस चीज का करते हैं, तो संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन हम लोग करते हैं। दूसरा है कि गुणांक हमेशा किसके बराबर होता है, गुणांक जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है। तो गुणांक जो है यानी कि विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन जो होते हैं उस वह हमेशा गुणांक के बराबर होते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव राइज किया जाता है कि एक अर्थव्यवस्था में आय में लगातार वृद्धि के क्या परिणाम होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि आय में लगातार वृद्धि होती है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या परिणाम होता है। तो इसकी जो आंसर हम लोग लिखेंगे, औसत बचत की प्रवृत्ति ऑलरेडी बढ़ जाएगी, ठीक है। APS जो है ये ऑलरेडी क्या करेगी, ग्रोथ कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग आते हैं कि जब एक अर्थव्यवस्था में सभी बाजार असफल हो जाते हैं तो कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी अर्थव्यवस्था में यदि सभी प्रकार के बाजार असफल हो जाते हैं, सभी प्रकार के बाजार मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार वगैरह वगैरह, ये सारे बाजार हैं। तो यदि असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कीमत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस पर इसका होगा कि अधिमांग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अधिमांग की स्थिति का मतलब होता है मांग जो है वह बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है, यानी कि कीमत ऑलरेडी घटेगा। जब कीमत घट जाएगी तो मांग सरप्लस होती है, ठीक है। पांचवा है कि अर्थशास्त्र को समष्टि और व्यष्टि और समष्टि के रूप में किसने दो भागों में बांटा और कब बांटा। तो आपको मैंने एक बार और कई पिछले दफे बताया था कि अर्थशास्त्र को प्रोफेसर रैगनर साहब ने व्यष्टि और समष्टि के रूप में 1933 ईस्वी में इसको दो भाग में बांट दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था में आय और उपभोग में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, इनकम और कंज्यूम, ठीक है। तो आय और उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग औसत, इसको हम लोग क्या करते हैं APC यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल आप इसका फॉर्मूला होता है APC इक्वल टू C/Y। C क्या है, यहाँ पे कंज्यूम है, और Y क्या है, Y है इनकम। नेक्स्ट है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में आय उपभोग में होने वाले उपभोग में परिवर्तन होते हैं तो इस होने वाले परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, इसमें क्या जुड़ता है, प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी MPC नॉट S। तो MPC इक्वल टू डेल C बटे डेल Y। डेल C का मतलब होता है प्रतिशत परिवर्तन किस चीज में, तो कंज्यूम में, और Y डेल Y का मतलब होता है इनकम में प्रतिशत परिवर्तन।
तो डेल सी बटे डेल वाई इसके माध्यम से हम लोग एमपीसी को निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है औसत बचत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में आय और बचत में होने वाले परिवर्तन होते हैं तो इस परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, यानी कि एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसका फॉर्मूला होता है एपीएस इक्वल टू आपका एस बटे वाई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीमांत बचत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी अर्थव्यवस्था में आय और बचत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, एमपीएस कहते हैं। तो एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल एस बटे डेल वाई। तो यहाँ पर डेल एस क्या है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन, और वाई में, वाई का मतलब होता है इनकम में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऐच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है, देखिए नाम से स्पष्ट होता है, जब हम जानबूझकर बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐच्छिक बेरोजगारी व्यक्ति की वह अवस्था होती है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने योग्य होता है और बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कई तरह के काम उपलब्ध होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति इस प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने से साफ इनकार कर देता है और वह ऐसी स्थिति में वह क्या होता है, बेरोजगार होता है। तो जानबूझकर बेरोजगार होना ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है, दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने योग्य होता है और बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर वह काम करना चाहता है, लेकिन उसे उस प्रचलित मजदूरी दर पर कोई काम नहीं मिलती, तो व्यक्ति की इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी